जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी हेल्थ का, फैमिली का और स्टडीज का बहुत खूबसूरत तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। मैं आपका मेंटोर, ट्यूटर, बड़ा भाई प्रिंस कुमार आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सीयूटी ब्लूम, और यहां पर आपकी तैयारी होती है पूरी सक्सेसफुल। तो दोस्तों, हमारी सीयूटी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। आप लोगों का रिस्पॉन्स भी बहुत खूबसूरत मुझे मिल रहा है, और हम लोगों ने हिस्ट्री में काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक को कवर किया है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस चैप्टर से 2023 के अंदर 5 सवाल और 2024 के अंदर 5 सवाल पूछे गए थे, यानी कि 20 नंबर का चैप्टर है आप लोगों का। हो सकता है कि 2025 के अंदर इससे और भी ज़्यादा सवाल पूछ लिए जाएं दोस्तों। तो ये चैप्टर लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये काफ़ी एक ट्रांजिशन वाला चैप्टर है। क्योंकि यहाँ से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो अब मतलब किस तरह से भारत के अंदर अपने पैर को जमाने लग जाती है, जंगलों के अंदर जाने लग जाती है, तो यहाँ से वो तमाम चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला आप लोग के हिस्ट्री के सब्जेक्ट डोमेन के अकॉर्डिंग। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग वीडियो पर नए आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एंड तक देखिए दोस्तों। मैं आप लोग को लाइव प्रूफ देने वाला हूँ कि इस चैप्टर से किस तरीके के सवाल एनसीईआरटी से पूछा जाता है, सीयूटी किस तरह के सवाल इस चैप्टर से पूछ रहा है, और आप लोगों से 2025 के अंदर पूछने की संभावना है। तो दोस्तों चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। सीयूटी 2025 में ये गेम चेंजर हो सकता है। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छी तरह से कवर कर लिया तो हो आप लोग 5 सवाल तो आप लोग लेके चलिए कि 5 सवाल यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। और मैं आप लोग को लाइव प्रूफ एविडेंस दिखाने वाला हूँ कि 2023 में किस तरीके के सवाल इस चैप्टर से पूछे गए थे दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं आप लोग को एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझाता हूँ, और जहाँ से सवाल बनने की पूरी संभावनाएं होती हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है एनसीईआरटी में, ये सारी चीज़ें आप लोग को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। देखिए, पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम लोग कवर करेंगे, सूर्यास्त विधि। कानून के अनुसार यदि निश्चित तारीख को सूर्य अस्त होने तक भुगतान नहीं आता तो जमींदारी को नीलाम किया जाता था। एक सूर्यास्त विधि होती थी दोस्तों, जिसके अंदर क्या होता था कि जमींदार सूर्य के अस्त होने से पहले अगर उसने जितने भी उसके पेंडिंग पैसे होते थे, अगर उसका वो समय पे भुगतान नहीं करता था तो उसकी जमींदारी को क्या कर दिया जाता था, नीलाम कर दिया जाता था। अब डिट्टो सेम लाइन से जो है 2024 सीयूटी के अंदर सवाल पूछा गया था। कितना बेसिक सवाल है दोस्तों, आप लोग देखिए कि भाई द सनसेट लॉ यानी सूर्यास्त विधि किस चीज से जुड़ी हुई थी, किस चीज से इसका संबंध था। ऑप्शन ए देखिए, जमींदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, ब्रिटिश नेवी से इसका संबंध था। कोई इसका आंसर नहीं है। इंपीरियल कोर्ट से, फ्रीडम मूवमेंट से नहीं। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है जमींदारी सिस्टम से, परमानेंट सेटलमेंट से। तो कितना बेसिक सा सवाल इसके अंदर पूछा है दोस्तों, है ना। तो मैं इसलिए आप लोग को बोलता हूँ कि आप लोग एनसीईआरटी को पढ़िए। एनसीईआरटी ही बेस है दोस्तों, एनसीईआरटी ही फंडामेंटल है। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी को कवर कर लिया अच्छी तरीके से तो आप लोग जो है रेस में बहुत आगे हो। अगर आप लोग टॉप 200 क्वेश्चन जो आजकल यूट्यूब में मैं देख रहा हूँ लोग करा देते हैं और उनको लगता है कि उन्होंने सिलेबस पूरा करा दिया है, तो वो गलत है दोस्तों। और आप लोग भी जो है उसको देखते हो, आप लोगों को पहले ये कवर करना चाहिए। सीयूटी जब अपना सिलेबस रिलीज करता है तो वो एनसीईआरटी को ही बेस बना करके अपना सिलेबस रिलीज करता है, क्योंकि इस आप लोग 12th के बाद जो है कॉलेज में जाओगे तो यही आप लोग को पढ़ना है, एनसीईआरटी ही पढ़ना है। बड़े बड़े जो आईएएस अधिकारी होते हैं जो यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, वो सब एनसीईआरटी को क्यों रेकमेंड करते हैं, क्योंकि सवाल एनसीईआरटी ही से ही बनते हैं। प्राइवेट बुक से नहीं बनाएंगे वो लोग, सरकारी बुक है एनसीईआरटी, तो यहाँ से आप लोग के सवाल बनेंगे। तो इसलिए मैं आप लोग को बार बार हर वीडियो के अंदर चीख के बोलता हूँ कि आप लोग एनसीईआरटी को पढ़िए, ठीक है। एनसीईआरटी ही अगर आप लोगों ने पढ़ ली अच्छी तरीके से तो आपको किसी और रेफरेंस बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देखा ना आप लोगों ने कितना बेसिक सा सवाल पूछा था, यहाँ से केवल एक लाइन उठाई तो उस पर सवाल बनाया था जो 2024 सीयूटी के अंदर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। एक और देखिए, आप लोग सवाल देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, ये लाइन को पढ़िए आप लोग। राजस्व इकट्ठा करने के समय, यानी कि जब वो राजस्व इसके अंदर टैक्स आता था, इकट्ठा करने के समय जमींदार का एक अधिकारी होता था जिसको आमतौर पर क्या बोलते थे, अमला कहते थे। और ये गांव में आता था राजस्व संग्रहण एवं पारिवार्षिक समस्या, कभी कभी तो खराब फसलें। अब देखिए अमला का काम क्या होता था, अमला जो होता था एक अधिकारी होता था। किसका अधिकारी होता था, जमींदार का। यानी जमींदार के बदले जो है गांव गांव जाकर के टैक्स कलेक्ट करता था। तो देखिए इसी लाइन से 2023 के अंदर सीयूटी ने सवाल पूछा था, सेम टू सेम डिट्टो इसी लाइन से सवाल पूछा था। देखिए क्या सवाल था, सवाल देखिए,
जमींदार का वह अधिकारी कौन होता है जिसे जमींदार से कर वसूलने का काम सौंपा जाता था, यानी जमींदारी से कर वसूलने का काम सौंपा जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अमला। अमला इज द राइट आंसर। तो आप लोग देखिए, एनसीईआरटी से ही 2023 के अंदर सवाल पूछा था और ये लाइन से ही उठा करके सवाल बना रहे हैं लोग, कुछ उसके अंदर एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। सेम टू सेम लाइन को ये लोग जो है उठा रहे हैं, उस पर सवाल बना रहे हैं और पूछ रहे हैं आप लोगों से। और जिस बच्चे ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी वो क्या इस सवाल का जवाब दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। जरूरी थोड़ी ना है कि यूट्यूब पे जो आप लोग को पढ़ा रहे हैं वो इन तरीके के सवालों को वो लोग अपने उसमें शामिल करते होंगे। वो इजी सवाल शामिल करके उन जो है वो मैराथन शुरू करा देते हैं और उनको लगता है कि उन्होंने पूरे एनसीईआरटी को कवर कर लिया। वो एनसीईआरटी को कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। एनसीईआरटी एनसीईआरटी होती है दोस्तों। तो आप लोग एनसीईआरटी को पढ़िए। तो देखा ना आप लोगों ने कितना बेसिक सवाल पूछा था 2023 के अंदर। अब देखिए, आगे बढ़िए आप लोग। एक और सवाल देखिए यहाँ पे। ये सवाल तो आप लोग जो है बहुत आसानी से कर लोगे, बहुत आसानी से कर लोगे। सवाल क्या है? सवाल देखिए, बंगाल में राजा शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ शासक है अधिकतर किसको चिन्हित करता है? ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला सवाल है कि भाई हम जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हम लोग बंगाल के बारे में पढ़ते हैं, वर्धमान के बारे में पढ़ते हैं। तो राजा शब्द किसके लिए यूज किया जाता था दोस्तों? गांव के मुखिया के लिए तो राजा यूज नहीं करेंगे। कौन ऐसा होता था जो बहुत पावरफुल होता था बंगाल के अंदर? तो शक्तिशाली जमींदार। कौन बहुत पावरफुल होता था दोस्तों? जमींदार। एक एक जमींदार के अंडर में 300 गांव, 400 गांव। तो आप लोग एलिमिनेट भी कर सकते हो कि भाई सबसे ज्यादा पावरफुल राजा कौन हो सकता है? गांव का मुखिया तो नहीं हो पाएगा दोस्तों, अमीर किसान भी नहीं हो पाएगा, सैन्य अधिकारी भी नहीं हो पाएगा। तो जमींदार, चूंकि ये चैप्टर ही के अंदर क्या है, हम लोग जमींदार के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शक्तिशाली जमींदार। ये थोड़ा कॉमन सेंस वाला सवाल था। ये भी बहुत इजी सवाल था, इसको मैं टफ नहीं बोलूंगा। बहुत बहुत इजी सवाल था ये, है ना। मॉडरेट भी नहीं था, इजी सवाल था। तो आप लोग कॉमन सेंस से भी इन सवालों को जवाब दे सकते हो। तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोग के एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी हो जाता है। तो देखिए, पांचवी रिपोर्ट पे कई बार सवाल पूछा गया है, तो आप लोग पढ़िए इसको। सन 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी ये रिपोर्ट, ठीक है। रिपोर्टों में से पांचवी रिपोर्ट थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन, यानी कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार का शासन कर रही है उसके बारे में एक रिपोर्ट बना करके सन 1813 में ब्रिटिश संसद के अंदर भेजा गया था कि भाई उस कंपनी का जो प्रशासन कैसा है, क्रियाकलाप कैसा है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? पांचवी रिपोर्ट बोला जाता है दोस्तों। इसके अंदर जमींदारों के बारे में बात की गई, किसानों के बारे में बात की गई। और देखिए, पांचवी रिपोर्ट में परंपरागत जमींदारी सत्ता के पतन का वर्णन है कि किस प्रकार से जमींदार कमजोर हो गए यहाँ पे, उसके बारे में जिक्र किया गया था पंचम रिपोर्ट के अंदर। पैमाने पर जमींदार लोग अपनी जमीन खोते जा रहे हैं, उसके बारे में भी बढ़ा चढ़ा करके कहा गया था। अब देखिए, इसी पर जो है और पांचवी रिपोर्ट के अंदर किस चीज की बात की गई थी? जमींदारों की हालत और जमीनों की नीलामी के बारे में पांचवी रिपोर्ट में वर्णन किया गया था। अब 2024 सीयूटी के अंदर यहीं से सवाल पूछा था। 2024 सीयूटी के अंदर यहीं से सवाल पूछा था। सवाल क्या था? देखिए, सवाल देखिए आप लोग भी बोलेंगे कि इतना इजी सवाल। तो देखिए, किस रिपोर्ट में जमींदारों और रैयतों यानी किसानों की याचिकाओं के ब्रिटिश संसद द्वारा विचार के लिए प्रशिष्ट के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो किस रिपोर्ट के अंदर जमींदारों के बारे में, किसानों के बारे में बात की गई थी दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा पांचवी रिपोर्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पांचवी रिपोर्ट। सीयूटी 2024 के अंदर सवाल पूछा गया था। आप लोग बताइए, आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि क्या ये सवाल टफ था? अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो क्या आप लोग इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़ो दोस्तों। एनसीईआरटी बहुत जरूरी बुक है ना। तो 2024 के अंदर ये दूसरा सवाल है 2024 के अंदर जो इस बुक से पूछा गया था। आगे देखिए, आगे बढ़ते जाइए। मेरा काम है आप लोग की आंखें खोलना, आप लोग को बताना कि आप लोग जो इधर उधर घूम रहे हो ना यूट्यूब के ऊपर, इस टीचर के उस टीचर के, मैं टीचरों को खराब नहीं बोलता, सब मेहनत कर रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन अच्छा पढ़ाइए, टू द पॉइंट पढ़ाइए, बच्चों का टाइम मत बर्बाद कीजिए, है ना दोस्तों। तो ये देखिए, तो अब आप लोगों से इंपॉर्टेंट क्या पूछा जा सकता है? बुकानन के बारे में। बुकानन से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो बुकानन कौन थे दोस्तों? फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक थे जो भारत आया और बंगाल चिकित्सा सेवा में कार्य किया। आप लोगों से इस तरह के भी सवाल पूछ देगा कि भाई वो कौन सा व्यक्ति था जो एक चिकित्सक था, बंगाल चिकित्सा सेवा में उसने काम किया था और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली का शल्य चिकित्सक था। तो इस तरह के भी सवाल आप लोगों से बना करके पूछ देगा। और वर्तमान के कोलकाता में जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है ना दोस्तों, ये उसी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? फ्रांसिस बुकानन ने बनवाया था। तो ध्यान रखिएगा, इस पे भी आप लोगों से सवाल बन जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए।
इन पहाड़ी लोग, अब पहाड़ी लोगों के बारे में बात की जाएगी इस चैप्टर के अंदर। संथालों के बारे में पढ़ेंगे, पहाड़ी लोगों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो अब देखिए ध्यान से, इन पहाड़ी लोगों को पहाड़िया क्यों कहा जाता था? क्योंकि वे भैया वे राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे। वे राजमहल की पहाड़ियाँ बड़ी फेमस हैं। वे जंगल के ऊपर से अपनी गुजर बसर करते थे, झूम खेती किया करते थे। वे जंगल के छोटे छोटे हिस्सों में झाड़ियों को काटकर और घास फूस को जलाकर के जमीन को साफ कर लेते थे। राख की पोटाश से उपजाऊ बनी जमीन पर ये पहाड़िया लोग अपने खाने के लिए तरह तरह की दालें, ज्वार बाजरा, ठीक है, उगाते थे और वे अपने कुदालों से जमीन को खुरसते थे। तो पहाड़ी लोग किसका उपयोग करते थे? कुदाल का उपयोग करते थे। आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम संथाल की बात करेंगे। संथाल लोग हल चलाते थे और पहाड़ी लोग कुदाल चलाते थे। तो अब देखिए, इतनी सी इंफॉर्मेशन पे एक सवाल बना है CUT 2023 के अंदर। वो सवाल क्या है मैं आप लोग को दिखाता हूँ। 18वीं शताब्दी के राजस्व अभिलेखों में राजमहल पहाड़ियों के पास पहाड़ी समूह किस नाम से जाने जाते थे? भाई राजमहल पहाड़ियों के पास जो लोग रहते थे उनको किस नामों से जाना जाता था? तो आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, इन पहाड़ी लोगों को क्या बोला जाता था? पहाड़िया, क्योंकि वे राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा पहाड़ी। कितना इजी सवाल है, CUT 2023 के अंदर ये सवाल पूछा गया है। कितना इजी सवाल है, इजी है कि नहीं है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये सवाल इजी था कि नहीं था। तो इस तरीके के सवाल आप लोगों से पूछे जा रहे हैं और ये CUT 2023 में पूछा जाने वाला दूसरा सवाल है इस चैप्टर से। ठीक है, 2024 के सवाल हो चुके हैं, 2023 के सवाल हो चुके हैं। आगे बढ़िए, आगे आप लोग देखिए, ये सारी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिहाज से। रिपीट भी हो सकती है दोस्तों, जरूरी नहीं कि एक बार पूछ दिया गया तो दोबारा नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए, पहाड़ी लोगों के बारे में और जानकारी देखिए। ये मैदानों में रहने वाले जमींदारों को अक्सर इन पहाड़ी मुखियाओं को नियमित रूप से खिराज देकर उनसे शांति खरीदनी पड़ती थी। तो खिराज आप लोगों से पूछ देगा, तो खिराज एक प्रकार का टैक्स होता था दोस्तों, जो जमींदार देते थे। किसको? पहाड़िया लोगों को। क्योंकि पहाड़िया लोग कई बार जो है गाँव के अंदर आक्रमण कर देते थे। जब भूखमरी आती थी ना, तो अपना जीवन गुजर बसर करने के लिए लोग आक्रमण करते थे और तहस नहस कर देते थे। इसी चीज़ से बचने के लिए जमींदार जो है उनको, पहाड़िया लोगों के जो मुखिया होते थे उनको टैक्स देते थे। टैक्स को क्या बोलते थे? खिराज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार व्यापारी लोग भी इन पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित रास्तों का इस्तेमाल करने की अनुमति प्राप्त हेतु उन्हें कुछ पथकर दिया करते थे। यानी कि वो भी एक तरह से टैक्स देते थे कि उनके पे आक्रमण ना हो, उनका सामान ना लूटा जाए। तो ये चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये सारी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोग को पहली वीडियो से ही बताते आ रहा हूँ कि आप लोग इन तमाम जानकारी को अपनी कॉपी में लिखिए और इसको रिवाइज कीजिए, ताकि जब मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट लूँगा इस चैप्टर खत्म करने के बाद, जब मैं आप लोगों से MCQ सवाल पूछूंगा, उसकी वीडियो बनाऊंगा, तो ये सारे आप लोग जानकारियाँ काम आने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जानकारी की तरफ बढ़ते हैं जो आप लोग के एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। अब ध्यान दीजिए आप लोग, पहाड़िया लोग अपनी झूम खेती के लिए कुदाल का उपयोग करते थे। कुदाल ध्यान रखिए आप लोग, मैच करने के लिए आ जाए, क्योंकि आगे आप लोग संथाल के बारे में पढ़ोगे और संथाल लोग हल से काम करते थे और पहाड़िया लोग कुदाली से काम करते थे। इसलिए यह कुदाल को पहाड़िया जीवन का प्रतीक माना जाता था और नए बाशिंदे जो संथाल आगे चल करके आएंगे शक्ति का प्रतिनिधित्व मानते थे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए CUT 2024 के अंदर सवाल पूछा गया है, बहुत बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक सवाल। एक सूची दे रखी है और सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है दोस्तों? मिलाना है। सवाल को थोड़ा इधर कर दो, हाँ, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, ये सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। पहाड़िया पहले देखते हैं 1793 हम लोगों ने पढ़ा भाई, स्थायी बंदोबस्त कब आया था? 1793 के अंदर। तो सी का क्या हो जाएगा? सेकंड। देखिए यहाँ पर सी का सेकंड कहीं है, सी का सेकंड कहीं है, सी का सेकंड कहीं पर भी नहीं है दोस्तों। तो एक चीज पता होने से हम लोगों ने आंसर निकाल दिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 का फर्स्ट पहाड़िया और संथाल लोग प्रादेशिक इकाई। उसके बाद में 4th का बी, तालुक का मतलब क्या होता है? तालुक का मतलब क्या होता है दोस्तों? तालुक का मतलब क्या होता है? 4th का बी, जमींदारी और स्टेट। थोड़ा गलती हो गया दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा, इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी कि ए का 4th आंसर है। महल्स का मतलब क्या होता है? जमींदारी और स्टेट्स। ठीक है, और बी का 3rd हो जाएगा। पहाड़िया और संथाल लोग किसी से जुड़े थे दोस्तों? राजमहल पहाड़ियों के आसपास में बसे थे ये लोग, संथाल और पहाड़िया दोनों।
1793 किस लिए जरूरी है? क्योंकि स्थायी बंदोबस्त लाया गया था। तालुक का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक प्रादेशिक इकाई, एक यूनिट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये सवाल पूछा गया था। टफ है क्या? बिल्कुल भी टफ नहीं। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी को अच्छी तरह से पढ़ा है या आपको किसी ने एनसीईआरटी अच्छी तरह से पढ़ाया तो आप लोग इस सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हो। सीयूटी 2024 में इस चैप्टर से तीसरा सवाल पूछा था पिछले साल। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए आप लोग को दिखाता हूं किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए, एक सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा, कि भाई संथालों को जमींदार, कलर चेंज कर लेता हूं, संथालों को जमीनें देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया गया, क्योंकि पहाड़िया लोग जो थे उन्होंने बगावत कर दी थी। तो पहाड़िया लोगों को भगा करके जो है संथालों को लेके आए थे अंग्रेज। 1832 तक जमीन के एक बड़े इलाके को साफ किया गया और उसको बोला गया दामिने को। दामिने को एक तरह से जमीन दी गई थी संथालों को बसने के लिए। तो आप लोगों से सवाल पूछ देगा कि भाई कौन से जनजाति को जो है बसने के लिए दामिने को दिया गया था? तो आप लोग को पता होना चाहिए संथालों को बसाने के लिए अंग्रेजों ने एक जमीन तैयार करी थी जिसको बोलते थे दामिने को। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिहाज से। ये मेरे को पूरी उम्मीद है कि ये सवाल आप लोगों से बनेगा एग्जाम के अंदर। 2025 सीयूटी हिस्ट्री डोमेन के अंदर आप लोगों से ये सवाल पूछा जाएगा इस चैप्टर से। और एक बहुत ही बेसिक सा सवाल, बड़ा फेमस सा सवाल है, हु वॉज द लीडर ऑफ द संथाल रिवोल्ट 1855-56? यानी कि संथालों के उस नेता का नाम बताइए जिसने जो है संथालों की तरफ से विद्रोह किया था दोस्तों अंग्रेजों के खिलाफ। तो बड़ा फेमस उनका नाम है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा आप सब जानते होंगे। बिरसा मुंडा एक संथाल नेता थे दोस्तों। तो आप ये सीयूटी 2024 के अंदर सवाल पूछा गया था। तो ये सवाल जो है रिपीट होते हैं बार बार, कई बार। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला और ये दामिनों को वाला सवाल आप लोगों से 2025 के अंदर इस चैप्टर से पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और किस तरह के सवाल आप लोगों से पूछा गया था। अब हम लोग बात करेंगे संथालों के बारे में। संथालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती शुरू की थी उस पर सरकार टैक्स लगाने लग गई थी। साहूकार, दिकू का मतलब क्या होता है? दिकू का मतलब वे लोग जो संथालों का शोषण करते थे, जिसके अंदर साहूकार आते थे। साहूकार को क्या बोलते थे? दिकू। लोग बहुत ऊंची दरों पर ब्याज लगा रहे थे। कर्ज अदा न किए जाने पर सूरत में जमीन, अगर वो लोग समय पर कर्जा नहीं भरते थे तो उस सूरत या हाल में क्या करते थे? जमीन पर ही कब्जा कर लेते थे। जमींदार लोग दामिने इलाके पर भी अपना नियंत्रण दावा कर रहे थे। अब देखिए, इससे सवाल पूछा गया आप लोगों से। बड़ा बेसिक सा सवाल है, कोई टफ सवाल नहीं। देखिए, आप लोगों को बोल रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और ये सवाल कोई बहुत पुराना नहीं, 2024 पिछले साल ही पूछा गया था। तो इसमें से हम लोग को ढूंढ रहा है कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है ठीक है। साहूकारों को द्यूकू कहा जाता था, तो भाई ये स्टेटमेंट तो ठीक है, ये स्टेटमेंट तो ठीक है। जहां जहां पर ए है और जहां जहां पर ए नहीं है उसको काट दीजिए। इसके अंदर ए नहीं है, इसको काट दिया हम लोगों ने। इसके अंदर ए नहीं, इसको काट दिया हम लोगों ने। यानी कि आंसर या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा। आगे बढ़िए। जमींदारों ने संथालों को भूमि सुधारने के लिए रखा। ठीक है, ये भी सही है दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। जमींदारों ने जो है संथालों को इसलिए जो है रखा ताकि वो लोग जमीन को उपजाऊ बना सके, क्योंकि पहाड़िया लोग ऐसा नहीं कर रहे थे, वो पेड़ नहीं काट रहे थे। लेकिन संथाल लोग जो है पेड़ काट करके जमीन को समतल बना रहे थे, खेती करने लायक बना रहे थे। तो ए और बी स्टेटमेंट तो ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट, संथाल व्यापारी थे दोस्तों। भाई बिल्कुल व्यापारी थे। संथाल व्यापारी थे क्या? आप लोग बताइए, संथाल व्यापारी थे क्या? संथाल व्यापारी नहीं थे दोस्तों, संथाल व्यापारी नहीं थे, संथाल कृषि करते थे। ठीक है ना, व्यापारी का मतलब जो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर के बेचे और कोई दूसरा व्यवसाय ना करे। तो सी स्टेटमेंट तो गलत है, सी स्टेटमेंट गलत है, यानी ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर अपने आप में जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट पढ़िए आप लोग, संथालों की भूमि को दामिने को के रूप में चिन्हित किया गया। भाई बिल्कुल सही बात है। संथालों ने दीकू साहूकारों से भारी भूमि राजस्व इकट्ठा किया। ये तो गलत है, उल्टा हुआ। साहूकारों ने जो संथालों से राजस्व इकट्ठा किया। तो इसमें जो सही स्टेटमेंट है वो क्या है दोस्तों? इसमें सही स्टेटमेंट है आपकी स्टेटमेंट नंबर ए, बी एंड डी। और बाकी सब स्टेटमेंट ये भी गलत है, ये भी गलत है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोगों को स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछा था। क्या टफ है क्या? बिल्कुल ईजी सवाल था ये। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी को पढ़ा है तो बहुत ईजी सवाल बन जाता है ये। उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को चीज़ें बेहतर तरीके से बता पा रहा हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी बातें समझ में आ रही, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिए आप लोग ध्यान से देखिए। कौन कहता है कि दोस्तों हिस्ट्री डोमेन में अच्छे नंबर नहीं ला सकते? अगर आप लोग की अप्रोच अच्छी है तो आप लोग के बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। बस आप लोग को कोई अच्छी तरह से पढ़ाने वाला नहीं है।
आप लोगों को कोई अगर बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ाया तो आप लोग के मार्क्स बहुत अच्छे आए। आगे बढ़िए भाई, दक्कन के अंदर एक दंगा हुआ था, ठीक है। तो देखिए यहां पर एक लाइन से सवाल पूछ लिया भाई, बंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त कब लाया गया था? 1820 के दशक में लाया गया था। अब यही सवाल सीयूटी ने 2023 के अंदर सेम टू सेम स्टेटमेंट उठा करके सवाल पूछा है, बंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त कब लागू हुआ था? आप लोग मैच कर लीजिए, एक भी शब्द इधर उधर नहीं है। बंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त, बंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के अंदर, सेम टू सेम सवाल पूछा है। कब लाया गया था? 1820 के अंदर। कुछ भी परिवर्तन नहीं है। टफ है क्या? बिल्कुल भी टफ नहीं है दोस्तों। आप लोग देखिए कि बिल्कुल लाइन को उठा करके ही सवाल पूछ रही है सीयूटी, बिल्कुल भी कुछ परिवर्तन नहीं कर रही है। आप लोग इस सवाल से देखिए, बिल्कुल लाइन को उठा करके सवाल पूछ दिया, कुछ भी परिवर्तन नहीं है। तो आप लोग एनसीईआरटी को पढ़िए, एनसीईआरटी को पढ़िए, तभी आप लोग का जो है नैया पार होने वाली है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिए आप लोग ध्यान से। तो ये सारी फैक्ट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, सन 1861 में अमेरिका के अंदर गृह युद्ध हो जाता है दोस्तों। तो ब्रिटेन के कपास में तहलका मच गया। अमेरिका से आने वाली कच्ची कपास के आयात में भारी गिरावट आ गई। वह सामान्य मात्रा का 3% से भी कम हो गया था। तो याद रखिएगा, यहाँ पर याद करने वाली चीज़ ये है कि 1861 के अंदर अमेरिका के अंदर क्या हो गया? सिविल वॉर, गृह युद्ध हो गया। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, ये स्टेटमेंट आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट से सवाल पूछा गया है। आगे देखिए आप लोग, अभी काल रेखा भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए, पहले आप लोग को ये बता देता हूं, दक्कन के अंदर बगावत कब होती है? दक्कन दंगा आयोग कब होता है? 1875 के अंदर। दक्कन पूना के अंदर एक दंगा हो जाता है 1875 के अंदर, ठीक है। अब आप लोग ये सवाल देखिए, ये सवाल देखिए, सीयूटी 2023 के अंदर ये सवाल पूछा गया था। सीयूटी 2023 के अंदर ये सवाल पूछा गया था। आप लोग देखिए, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। दक्कन दंगा कब हुआ था दोस्तों? 1875 के अंदर, यानी बी का क्या हो जाएगा? फोर्थ। बी का फोर्थ, बी का फोर्थ कहाँ पर है? आप लोग देखिए, बी का फोर्थ देखिए, बी का फोर्थ देखिए आप लोग, बी का फोर्थ, इसके अंदर है बी का फोर्थ और इसके अंदर भी बी का फोर्थ, यानी कि ये तो गलत है, ये तो गलत है दोस्तों। अगला देखिए, अमेरिका में नागरिक युद्ध यानी सिविल वॉर कब हो गया था? तो 1861 के अंदर हो गया था, यानी कि सी का क्या हो जाएगा? सेकंड। सी का सेकंड है क्या इसके अंदर? ये सी का थर्ड, यानी ये भी गलत है। इस राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लाया गया था? 1793 के अंदर। डी का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। संथालों का उदय कब होता है? 1855-56 के अंदर। तो कितना इजी सवाल है, सीयूटी 2023 के अंदर स्टेटमेंट पे सवाल पूछा आप लोगों से। और ये सवाल कहाँ से पूछा? ये काल रेखा से। काल रेखा भी बहुत जरूरी हो जाती है दोस्तों। तो आप लोगों को इस तरीके से पूछना है, इस तरीके से आप लोगों को एनसीईआरटी को पढ़ना है। और मैंने आप लोग को एनसीईआरटी के सारे चैप्टर पढ़ाए हैं दोस्तों, हिस्ट्री के सारे चैप्टर पढ़ाए हैं। अब मुश्किल से 3 चैप्टर बच चुके हैं। तो आप लोग जो है, आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए। आप लोग अंतर कीजिए दोस्तों कि कौन सा कंटेंट आपको हेल्प करने वाला है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो, या फिर जो यूट्यूब पे टॉप 200 टॉप 300 MCQs के नाम पर जो है आप लोगों को धोखा दिया जा रहा है वो। ठीक है दोस्तों, जब तक आप लोगों ने एनसीईआरटी को कवर नहीं किया तब तक आप लोग चाहे 400 सवाल लगा लो, 1000 सवाल लगा लो, कुछ नहीं होने वाला है। एनसीईआरटी को पढ़िए, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप लोग MCQs लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों से ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो है अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। और अगर मेरी वीडियो, अगर मेरी तरफ से कोई भी एफर्ट आप लोग को हेल्प कर रहा है तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और आप लोगों के लिए और अच्छी से अच्छे रिसर्च करके वीडियो ला सकूँ और आप लोग की हेल्प कर सकूँ दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद MCQs वाली वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसके अंदर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग जिसके अंदर मॉक टेस्ट लगाएंगे। इस चैप्टर से देखेंगे कि किस तरीके के इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर